सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वैसे आफ्टरनून हो गई है एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। संडे का सेशन इंपॉर्टेंट है, सेशन आपका होता ही है, लेकिन बिकॉज थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है हमारी टाइमिंग पे, तो आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे देख लो आप लोग, ठीक है। एक तो ये स्कीमिया रिफ्यूजन इंजरी, माइक्रोबायोम के ऊपर क्लाउड सीडिंग का कंसेप्ट है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्स एंड क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स। सारे जितने भी ये टॉपिक्स हैं ये डिस्कस करेंगे। और संडे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आपका स्पेशल इशू पब्लिश होता है साइंस का, एनवायरनमेंट का और ज्योग्राफी की अगर बात करें तो इसका स्पेशल इशू जो है वो आपका पब्लिश होता है। सो ये सारे टॉपिक्स आज के पेपर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। एंड अगेन आप सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करें और आज रात को 9 बजे टेस्ट शेड्यूल्ड है करंट अफेयर प्लस पे। 2 इयर्स का कवरेज है, प्रीलिम सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है एडवांस करंट अफेयर से। पहला टेस्ट का रिव्यू वीडियो डाल दिया है कल मैंने, आज टेस्ट है रात को 9 बजे। प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करें अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ में करते जाओगे, नोट डाउन करते जाओगे। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आप देख सकते हो, मैंने एक रिव्यू वीडियो डाला हुआ है। और ऐसा टेस्ट अगर कहीं आप ज्वाइन करोगे तो बहुत हाई चार्जेस होते हैं, बट यहाँ पे मैंने प्राइस भी बहुत कम रखा है और टेस्ट आप देखोगे बहुत अधिक है। क्वेश्चंस कहीं से भी कंपेयर कर सकते हो आप। एडवांस करंट अफेयर्स जो हम लोग कवर कर रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको हार्डली कहीं मिलेंगे भी। और फिर मैंने और भी चीज़ें प्लान आप लोगों के लिए कर रखी हैं जो सीरियसली अच्छा स्कोर करेंगे और सब कुछ। एक बुकलेट भी निकालूंगा, रिवीजन आपके लिए होगा। बाकी आप अपने आंसर भी मुझसे चेक करवा सकते हैं। ऑलरेडी आपका 4th डे का अभी मैं चेकिंग कर रहा हूँ, आज सारे चेकिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आकलन सीरीज़ तो सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके आप अपना आंसर अपलोड करके प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे करें। ये जो प्राइस है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, जितना मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो ये प्राइस जो है ये अब इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि फिर बहुत ही सिलेक्टेड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं तो अभी ही ज्वाइन करें, क्योंकि जल्दी इस प्राइस को आई विल इंक्रीज़, ठीक है। मतलब ये सिर्फ पर्पज़ यही है कि आप लोग अपने आंसर पोस्ट करें। अब जितने लगभग काफ़ी लोग हो गए हैं, लगभग 100 के आसपास लोग ऑलरेडी इसका हिस्सा बन चुके हैं। अब 3 महीने के लिए मेरा है कि 100 लोगों पे अच्छे से काम किया जाए, अपने कॉपी वो लोग चेक कराएं, है ना। अच्छे आंसर्स जो हैं वो इवेलुएट हो रहे हैं तो वो उनके लिए भी उनको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो सौरभ पांडे CSE ऐप को आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक देखते हैं, पाथवे ड्राइविंग IRI इंजरी डीमिस्टिफाइड। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, पाथवे ड्राइविंग IRI इंजरी। तो बेसिकली क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्टेन फैक्ट्स है, एक प्रोटीन का नाम है। मेंस में इसमें कोई प्रश्न नहीं बनेगा, इसमें प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस इज रिलेटेड एंड लिंक्ड अगेन इंपॉर्टेंट इन द सेंस फ्रॉम द प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ पे देखो, आप इसको क्या नोट करोगे, प्रीलिम्स वाले अपने रजिस्टर में चाहो तो नोट कर लो, प्रीलिम्स वाले रजिस्टर में आप नोट कर लो। तो ये देखो पहले कि रिसर्चर्स ने क्या किया है, रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है मैकेनिज्म जो कंट्रीब्यूट कर सकता है इस्चेमिया रिपरफ्यूजन इंजरी के लिए इन द लंग्स, है ना। डिस्कवर्ड अ मैकेनिज्म, वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ पुअर आउटकम इन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स। मतलब जब ट्रांसप्लांट, जैसे मान लो कई ऑर्गन्स होते हैं, उनका जब आप ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो उसमें ये एक इंजरी देखने को मिलती है जिसका नाम है इस्चेमिया रिपरफ्यूजन इंजरी, ये देखने को आपको मिलती है। एंड इसमें डेटा भी उनका शो कर रहा है कि देयर इज़ अ चैनल कॉल्ड एज TRPV4 जो कि एक्टिवेट हो जाता है इस इंजरी के केस में। और TRPV4 जो पाथवे है वो हेल्प कर सकता है जिससे कि, जैसे मान लो अगर लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो उसमें सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। इट मीन्स व्हाट, इसके बारे में थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे अगर ये जो पाथवे है, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विथ दिस इंजरी, अगर आप इसके बारे में जान रहे हो, इट मीन्स व्हाट कि जो भी वो इंजरी है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये जो ट्रांसप्लांटेड लंग्स हैं, ट्रांसप्लांटेड लंग्स की अगर हम बात करें तो ट्रांसप्लांटेड लंग्स में जो IRI इंजरी है उसको प्रिवेंट करने के लिए इसके बारे में जो जानकारी है वो हेल्प करेगी, ये चीज़ की जा रही है। अब हमारे लिए थोड़ा सा चीज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली चीज़ तो आप देखो कि ये इंजरी क्या होती है, इस्चेमिया रिपरफ्यूजन इंजरी। तो ये यू कैन सी हियर, ये जैसे लंग्स है या कोई भी जैसे हार्ट है, लंग्स है, उसमें ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे ये एसोसिएटेड इंजरी होती है और उसमें जो ट्रांसप्लांटेशन का फेलियर है उसके बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांसप्लांटेशन के समय, बिकॉज एसोसिएटेड इंजरी है
और फिर ये जो ट्रांसप्लांटेशन है वो फेल आपका हो सकता है। TRPV4 क्या है? ये ट्रांजिट रिसेप्टर पोटेंशियल कैटाइन चैनल सब फैमिली वी मेंबर 4 है। ये प्रोटीन कोडिंग जीन है एंड इससे कई सारी डिसीज़ एसोसिएटेड हैं, जैसे इस पे लिखा भी हुआ है न्यूरोपैथी एंड ऑल। तो आपको बस याद रखना है TRPV4 की जब हम बात करते हैं, इट्स अ प्रोटीन कोडिंग जीन, ठीक है। प्रोटीन इट्स अ प्रोटीन कोडिंग जीन। इट मीन्स व्हाट कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन दैट इज़ एसोसिएटेड विद सर्टेन जीन्स। ये पॉइंट आप याद रखना कि रिसेंटली ये न्यूज़ में था TRPV4, तो ये क्या है? तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। इसको देखो, आपको अपने प्रीलिम्स के जो रजिस्टर है उस पर ही नोट डाउन जो है करना है। अच्छा, इस फॉर्मेट में आई डोंट थिंक आप लोगों को इशू होगा, प्रॉब्लम होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे इस बारे में ज़रूर से बताएं। थोड़ा आसानी रहती है इसमें लिख पाना भी, और कंटेंट भी, विजिबिलिटी भी आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। और मैं भी आपके सामने ही हूँ, ठीक है, मैं भी आपके सामने ही हूँ, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द रोल ऑफ माइक्रोबायोम इन शेपिंग टाइप 1 डायबिटीज़। अच्छा, मंडे टू सैटरडे का जो हमारा टाइम होता है 9 बजे के आसपास वीडियो अपलोड हो जाता है। आई विल ट्राई कि 8:30 तक हो जाए। बट होता क्या है कि जनरली काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद फिर जो है वीडियो जब अपलोड होता है, प्रोसेस करता है, इस सब में 1-1.5 मतलब पूरा टाइम लग जाता है, 1.5-2 घंटा लग जाता है। मतलब आपका वीडियो तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के वीडियो पूरा तैयार हो जाता है, अराउंड आपका 7:30-7:45 तक पूरा वीडियो तैयार हो जाता है। लेकिन फिर उसको क्या है कि आपको मतलब फिर रिकॉर्ड भी करना है, मतलब रिकॉर्ड करने के बाद आप डाल भी रहे हो, प्रोसेस करना है, थंबनेल क्रिएट करना है, तो इसमें आपका 8:30 तक टाइम लग जाता है। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन देखो कंटेंट आपके लिए जा रहा है, ये मैटर है। कभी भी किसी भी कारणवश, क्योंकि हमारा लाइव वाला पार्ट थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा था, तो किसी भी कारणवश हमने सेशन को कभी भी नहीं, लाइक वी हैव ऑलवेज ट्राइड कि सेशन आप तक पहुँचे और अच्छा कंटेंट आपको करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में ज़रूर से मिले। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, इनके सारे एडवांस टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए कवर किए जाएंगे, तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। फिलहाल के लिए दिसंबर तक के लिए जो आपका समय है वो यही है कि आप थोड़ा सा मेंस पर भी फोकस करें। अभी से मतलब प्रीलिम्स पे फोकस ज़्यादा ना करें। ये मैंने एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की जिसका टेस्ट रात को 9 बजे है, इसको करते जाओ। 50 टॉपिक्स आपको मिलेंगे, उनको बढ़िया नोट डाउन करते जाओ अपने प्रीलिम्स वाले रजिस्टर में। जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं कंटेंट में, अब इसमें जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कवर किया है वो बियॉन्ड जो हम हिंदू डिस्कशन करते हैं उससे भी थोड़ा सा और ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और जगह से कवरेज है इसमें, ठीक है। तो वो सब बुकलेट जो है वो सब मैं आपको दूंगा, तो आपको कोई उसमें परेशानी नहीं होगी। समय आने दो, ठीक है। अभी परेशान नहीं होना। अभी आप अपने जो कंटेंट मतलब जो आप मेंस की अपना कर रहे हो, चाहे ऑप्शनल हो, जैसे ऑप्शनल सबसे प्रायोरिटी रहना चाहिए आपका। जैसे मैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल करा रहा हूँ, आपका कोई ऑप्शनल और है तो आप उसको करो, लेकिन उसको कंप्लीट करो, अपने हाथ में लो, ये बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर का दूसरा बैच भी मैं लेकर आऊँगा जल्द, तो इन्फॉर्म कर दूँगा आपको। लेकिन आप ये समझो कि फोकस आपका अपने ऑप्शनल पे होना चाहिए, जो भी आपका ऑप्शनल है, इथिक्स, ऐसे ये सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें दिसंबर तक इनको ख़त्म कर लो। बाद में नहीं कर पाओगे क्योंकि दिसंबर के बाद से प्रीलिम्स का माहौल चलेगा और उसमें फिर आपका दिमाग नहीं लगेगा करने का। ये ध्यान में रखना। और ये रोज़ का काम है। मैं भी सुबह उठ रहा हूँ, सेशन ले रहा हूँ, आज भी सेशन संडे को भी है, थोड़ा सा टाइम जरूर से फ्लेक्सिबल होता है बट आज भी सेशन हो ही रहा है। तो ये रूटीन आपको भी रखना है। जब एक टीचर अपने रूटीन को रख रहा है तो एज अ स्टूडेंट एस्पिरेंट के रूप में भी आपको इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेके अपना तैयारी करनी है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस में कर लोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। अब देखते हैं यहाँ पे एक कंसेप्ट है माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम क्या होता है? अब यहाँ पे कहा गया कि जो गट माइक्रोबायोम, जैसे अब मैं एक इमेज दिखाता हूँ आपको, जैसे इफ़ यू कैन सी दिस इमेज। अब ये हमारा गट का रीजन है, ये जो ये है, ठीक है। अब ये जो रीजन है यहाँ पे जैसे जो भी आपके वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो उन्हीं को हम माइक्रोबायोम बोलते हैं। माइक्रोबायोम शब्द यूज़ किया जाता है इनके लिए, ये याद रखना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो माइक्रोबायोम जो है इसमें ऑल माइक्रोब्स, जिसमें बैक्टीरिया है, आप देख सकते हो, फंजाई है, वायरस है, देयर जीन्स, एंड ये हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं एंड ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब इसमें देखो कई रिसर्च हैं। इसमें एक तो देखो ये कहा गया कि ये जो एक प्रकार से माइक्रोबायोम है, ये बेसिकली हाईलाइट करता है कि इसका जो एसोसिएशन है इम्यून सिस्टम से, वो भी देखने को मिलता है। इम्यून सिस्टम से जो हमारा एसोसिएशन है इसका, प्लस ये कहा गया कि जो डायबिटीज़ जैसी चीज़ें हैं ना, उसको भी प्रिवेंट करने में इसका एक रोल है। इट मीन्स इट कैन हाउ पीपल रेस्पॉन्ड टू टेप्लीजोलम, अ ड्रग, ज़ूमैम, अ ड्रग दैट डिले द ऑनसेट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। सो रिसर्चर्स ने मैप किया है कि कैसे
जो गट माइक्रोबायोम है वो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, दैट इज टेप्लीज्यूमैब। एंड ये जो दवा है ये बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ को डिले करने में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल आपका रहता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट 3 डिफरेंट गट माइक्रोब्स टेंड टू बेनिफिट मोर फ्रॉम द ड्रग डिजीज डिलेइंग इफेक्ट। तो कुल मिला के आप ये कहो कि स्टडी कहती है कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द माइक्रोबायोम एंड एसोसिएटेड जो ये दवा है उससे भी एसोसिएटेड। अब एक चीज़ और थोड़ा सा देखो कि अभी रिसेंट स्टडी मैंने आपसे की भी थी, डिस्कस भी हमने इसके बारे में जो है रिसेंटली इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी जो है किया था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स भी देखे थे और उसमें एक मैंने आपको बताया था कि जैसे आज के समय में जैसे जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, मदर की बात करें हम, तो जो छोटे बच्चे हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग में जो मिल्क है उसके माध्यम से बच्चों के अंदर जो माइक्रोबायोम है वो डेवलप होता है। तो आज के समय में देखो ये टेंडेंसी रहती है कि पाउडर का मिल्क देना और इस टाइप से सारी चीज़ें बोला गया, तो इससे जो माइक्रोबायोम है वो बच्चों में डेवलप नहीं हो पाता है एंड फिर उनको बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इवन ये कहा गया कि कई प्रकार की जो मेंटल ग्रोथ है दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, जो न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ है दैट इज़ अफेक्टेड। तो ब्रेस्ट फीडिंग या जो मदर फीडिंग आप कह सकते हो, तो वो बहुत बहुत ज़रूरी है। ये कुछ समय पहले इस स्टडी पर भी हमने डिस्कस किया था। तो माइक्रोबायोम का एक रोल है हमारे शरीर के अंदर, एक पॉजिटिव रोल है एंड इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद आवर इम्यून सिस्टम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ये आपका IITM पुणे डेमोस्ट्रेट क्लाउड सीडिंग कैन प्रोड्यूस रेनफॉल। अब इसमें कोई नई बात नहीं, इन्होंने एक सिटी के अंदर, आई थिंक कोई सिटी है जिसका नाम है सोलापुर सिटी के अंदर इसको किया है। तो हमारा टॉपिक है, आप इसको ज्योग्राफी में भी नोट कर सकते हो, दैट इज़ क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग ये टॉपिक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स सी, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब जनरली व्हेन यू टॉक अबाउट है ना क्लाउड सीडिंग के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो इसको थोड़ा सा एक एक करके देखते हैं। सपोज़ करो क्या है कि कोई भी मान लो ये आपका सपोज़ दिस इज़ द पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल में क्या होता है, जैसे मान लो इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स शब्द हम यूज़ करते हैं। अब ये जो हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अब क्या होता है जनरली ये जो पार्टिकल्स हैं ये आसपास के जैसे आसमान में प्रेजेंट है और ये आसपास जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उस मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये इससे बाइंड हो जाता है। फिर क्या होगा, जब ये इसमें आपके पास यू हैव दिस पार्टिकल, देन यू हैव इसके सामने मॉइस्चर है, तो ये एक बड़ी सी बूंद बन गया, मान लो इस टाइप से बूंद बन गया। अब एक टाइम के बाद व्हाट विल हैपन कि ये क्या करेगा, आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड ये अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये क्या करेगा, बूंद नीचे की तरफ जाएगी। तो ये किसकी वजह से होगा, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये रेनफॉल का बेसिक मैकेनिज्म है। जो बूंद है, जो ये ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स की सर्टेन साइज़ के बाद वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ जाते हैं। जनरली क्या होता है कि आसमान के अंदर जो मॉइस्चर्स है, ठीक है, जैसे मान लो मॉइस्चर है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ऐसे बहुत जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये जो मॉइस्चर इस तरीके का है जिसमें मतलब लैक ऑफ पार्टिकल्स या जो भी आप कह सकते हैं कि ये फिर पानी नीचे की तरफ नहीं आता, ये बहुत लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब मॉइस्चर जब बहुत लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, नीचे नहीं आ रहा है, बारिश आपकी बिल्कुल नहीं होगी, देयर विल बी नो रेनफॉल। वाई? बिकॉज अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटे हैं या मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे पानी नहीं आएगा, बारिश आपकी नहीं होगी। अब क्या होता है कि फिर क्या किया जाता है, व्हाट हैपन्स जनरली कि थ्रू अंडर क्लाउड सीडिंग कई सारे जैसे प्लेन और इन सब का इस्तेमाल करके पार्टिकल्स ऐसे छोड़ दिए जाते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स के अराउंड अगर आप देखो तो इन्हीं पार्टिकल्स के अराउंड क्या होगा, मॉइस्चर इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है। मॉइस्चर जो है ये अट्रैक्ट होता है और बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो है, तो जो मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूटेड है वही मॉइस्चर क्या है, पूरे तरीके से इसमें इस टाइप से अट्रैक्ट होके और एक बूंदें जो हैं बड़ी बड़ी बूंदें आपकी बन जाती हैं, ठीक है। यू हैव इस टाइप की ड्रॉप्स जो हैं वो बन जाती हैं, ऐसे ऐसे ड्रॉप्स बन जाती है, ठीक है। और ये एक तरीके से संगठित टाइप हो जाते हैं, मतलब पास आ जाते हैं और फिर आपका ये एक क्लाउड का रूप ले लेता है और बारिश आपकी लगातार होती है। तो यही एक मैकेनिज़्म है क्लाउड सीडिंग का। क्लाउड सीडिंग का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से पाइप लगा दिया पानी नीचे गिर रहा है, ऐसा नहीं।
क्लाउड सीडिंग इस कंसेप्ट में काम करता है कि देयर आर सर्टेन पार्टिकल्स, हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, उनको रिलीज़ किया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि मॉइस्चर को अट्रैक्ट करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। अब जैसे थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अब क्लाउड सीडिंग जब आपको करनी है तो जब मान लो आपने एक कोई भी एयरक्राफ्ट यूज़ किया, अब ये जो एयरक्राफ्ट है, यू हैव यूज दैट एयरक्राफ्ट, आपने इस एयरक्राफ्ट को यूज़ किया। अब ये जो एयरक्राफ्ट है इट इंजेक्ट सिल्वर आयोडाइड और अदर सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर। ये सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स को यहाँ पे इजेक्ट किया, जैसे ये देखो। अब धीरे धीरे क्या होगा, इन्हीं पार्टिकल्स के अराउंड मॉइस्चर आएगा, सिल्वर आयोडाइड है इस तरीके से। और ये जो केमिकल है इट मिमिक द पार्टिकल्स जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स के कंडेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो पानी मॉइस्चर चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो मॉइस्चर इन पार्टिकल्स के अराउंड आके चिपक जाएगा, बूंदें खूब सारी बनेगी, बादल बनेगा और बारिश होगी। ये है। तो जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है, उस मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी को एक प्रकार से संगठित करने का काम ये पार्टिकल्स करते हैं, और फिर बारिश की संभावनाएं बहुत अधिक आपकी बन जाती है। ठीक है। सो वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि रेन ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में क्रिएट कर सकती है। ठीक है। तो अगर आपसे क्लाउड सीडिंग क्या होती है, तो ये वेदर मॉडिफिकेशन, मतलब आप मौसम बदल रहे हो और ये जहाँ सूखापन है, देखो जहाँ बारिश हो रही है वहाँ तो ज़रूरत नहीं, जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है। एंड इवन इट कैन हेल्प टू फाइट पोल्यूशन ऑल्सो। कैसे वर्क करता है, जैसे मैंने भी आपको हाईलाइट भी किया है इसमें। यहाँ पे जनरली जो पार्टिकल्स की कमी है, जिसकी वजह से बूंदें इकट्ठा नहीं होती, बादल नहीं बनते, तो सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से वो चीज़ की जाती है, उन पार्टिकल्स का यूज़ जो है की जाती है, और फिर आपकी बारिश होती है। ठीक है। तो ये आप लोग को मैं PDF शेयर कर दूंगा सौरभ पांडे UPSC यूट्यूब चैनल के अंदर, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना। अब यहाँ पे देखो, क्लाउड एरोसोल इंटरेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन इन्हांसमेंट एक्सपेरिमेंट कैपिक्स फेज 4, ये आपका भी कंडक्ट किया गया था सोलापुर सिटी के अंदर, ये कंडक्ट आपका किया गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरीके से जो हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग है ना, वो आपका जो मतलब हाउ दे कैन क्रिएट द क्लाउड्स, और कैसे बारिश हो सकती है, ये सब चीज़ें, इस चीज़ को स्टडी जो है इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से की गई। बट वी नीड टू नो अबाउट व्हाट वी कॉल इट एज, हमें पता किसके बारे में चाहिए, वी नीड टू नो अबाउट व्हाट बेसिकली इज क्लाउड सीडिंग एंड हाउ इट वर्क्स। फिर आपका कैल्शियम क्लोराइड जो फ्लेयर है, ये फ्लेयर्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये फ्लेयर्स है तो ये पार्टिकल्स को रिलीज़ करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स आपके रिलीज़ होंगे। एंड जैसे ही पार्टिकल्स खूब सारे रिलीज़ होंगे, ये पार्टिकल्स मॉइस्चर अट्रैक्ट करेंगे, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और आपकी बारिश होगी। तो ये बेसिकली ये चीज़ किए जाएंगे, और ये वार्म कन्वेक्टिव क्लाउड्स के बेस में ये चीज़ की जाती है। व्हेन द क्लाउड्स वे आर इन देयर ग्रोइंग स्टेज, तो जैसे मान लो क्लाउड्स अभी बन ही रहे हैं, तो जैसे एकदम इनिशियल स्टेज में क्लाउड्स है, तो इनके बेस में पार्टिकल्स रिलीज़ किए जाते हैं, और धीरे धीरे जब क्लाउड बनता है तो उनमें पार्टिकल्स रहेंगे, बारिश होगी, और मतलब क्योंकि वो मॉइस्चर से अट्रैक्ट करेंगे, और फिर आपकी बारिश की जो है चांसेस बन जाते हैं। ठीक है। सेशन लाइव देख रहे हो या सेशन जब भी आप देख रहे हैं, लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और आज जो 9 बजे टेस्ट है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का सेकंड टेस्ट है, 50 टेस्ट का जो मैंने एडवांस करंट अफेयर्स पर टेस्ट बनाया 2024 के बच्चों के लिए, तो वो टेस्ट आप लोग जरूर से करें। रात को 9 बजे वो टेस्ट है। सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है, ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है। बहुत ही कम प्राइस है, 50 टेस्ट हैं और प्राइस भी 499 रखा गया। तो आप जो भी देना चाहते हैं तो प्लीज़ उस टेस्ट को आप लोग गो थ्रू जरूर से हों। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट भी ऑलरेडी सारी अपलोडेड हो चुकी हैं, तो मेंस से पहले आप उनको भी कंप्लीट करें। ये सब चीज़ें अपने ऑप्शनल को कंप्लीट करें, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब लेट्स मूव टू दिस पार्ट, स्टडीज़ प्रोवाइड इंसाइट इनटू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्स। अच्छा, एनवायरनमेंट के सारे लेक्चर इस वीक में मैं ख़त्म कर दूंगा। अब इस वीक में टारगेट है कि एनवायरनमेंट की पूरी जो हमने 5 लेक्चर किए हैं, तो कमिंग 3-4 लेक्चर में आपका पूरा एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा, तो वो इस चैनल के माध्यम से मैं करवा दूंगा। 5 लेक्चर ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। ठीक है। चलो, स्टडी प्रोवाइड इंसाइट इनटू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्स, इसको आप ज्योग्राफी के अंदर नोट कर लेना। ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर इसको नोट करना। टॉपिक का नाम लिखो, दैट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्स। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्स, ये आप नोट कर लो। ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्स। अब देखो, ये मार्स है, दिस इज़ द मार्स। अब इनसाइड लैंडर्स है जो कि नासा का है, जो कि स्टडी करता है। ठीक है। इट बेसिकली स्टडीज़ पूरा का पूरा जितना भी है इस सब चीज़ को स्टडी करने का काम मार्स के बारे में वो इनसाइट के द्वारा किया जाता है। इनसाइट मिशन है, नासा का मिशन है। अब इसमें बहुत सारी, जैसे मार्स क्वेक, जैसे हमारा अर्थ क्वेक होता है ना, भूकंप आना, तो उसे अर्थ शब्द की जगह मार्स शब्द यूज़ होता है, तो मार्स क्वेक होता है। ये मेंटल लेयर है। ठीक है। ये मोन्स वॉल्केनो है, ओलंपस मोन्स वॉल्केनो है, ये वॉल्केनो है। ये कोर है,
ठीक है, ये मार्स का साउथ पोल है, ये ऊपरी जो लेयर है इसे क्रस्ट बोलते हैं। तो क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। तो ऊपरी लेयर क्रस्ट है, फिर मेंटल है और फिर लिक्विड कोर है। तो ये अलग अलग लेयर्स, ये आपका स्ट्रक्चर है मार्स का, ये मार्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो स्टडी है, तो यहाँ पे कहा गया कि जो मार्स का लिक्विड आयरन है, ये क्या है, लिक्विड जो आयरन है, मतलब मार्स का आयरन कोर जैसे ये क्या है, ये कोर है, दिस इज द कोर, ये जो आप देख रहे हो ना ये कोर है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि मार्स का जो लिक्विड कोर है, इट इज़ लाइकली टू बी सराउंडेड बाय फुली मॉल्टन सिलिकेट लेयर। मतलब जो कोर है वो कोर के चारों तरफ आपका सिलिकेट लेयर है। ये सिलिकेट क्या है, सिलिकेट क्या है, मिनरल है एक प्रकार का। सो ये क्या है कि मतलब अगर ऐसी स्थिति है तो ये क्या है, एक नया इंटरप्रिटेशन देगा मार्स के इंटीरियर के बारे में। मतलब एक नई जानकारी प्रोवाइड करेगा कि मार्स का इंटीरियर किस प्रकार का है। इसका मतलब इसका जो कोर है ये थोड़ा छोटा है, डेंसर है, जो हम पहले जानते थे। मतलब अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें जहाँ पे यू हैव अ लिक्विड कोर सराउंडेड बाय सिलिकेट लेयर, स्टडी कहती है कि इससे ये लगता है कि जो कोर है उसकी साइज़ छोटी है और बहुत ही ज़्यादा वो डेंस है। ये है इनसाइड का जो मार्स लैंडर है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है जिसका नाम है सिस्मिक एक्सपेरिमेंट फॉर इंटीरियर स्ट्रक्चर, ये इसके बारे में स्टडी कर रहा है। अब देखो इसमें मेंस का भी प्रश्न आपके लिए कैसे बनता है कि वाई वी आर स्टडिंग अबाउट मार्स, या हम मार्स मिशन के बारे में, या है ना, जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में आज के समय में ऐसे प्रश्न बहुत बन रहे हैं। तो ये कुछ आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए कि इनसाइट मिशन मार्स का है, उसका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है सिस्मिक एक्सपेरिमेंट फॉर इंटीरियर स्ट्रक्चर, और उसके माध्यम से मार्स के बारे में जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये कई प्रकार के हैं। तो यहाँ पे कहा गया लाइक 2021 में कहा गया कि कोर की डेंसिटी लो है और लिक्विड आयरन है, सल्फर और ये सब प्रेजेंट है। देखो ये पहली की स्टडी है, पहले ये सब बोला गया कि कोर जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं है और ये सारे मिनरल्स प्रेजेंट। अब क्या कहा गया, कोर जो है उसमें लिक्विड आयरन प्रेजेंट है और उसके ऊपर सिलिकेट लेयर है। और ये कहा गया कि इट इज़ ऑल्सो बीन हाईलाइटेड, ये कहा गया कि आपका जो कोर है उस कोर के अंदर यू ऑल्सो हैव अदर सिलिकेट मिनरल्स और उसकी साइज़ छोटी है एंड डेंसिटी की बात करें वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो एक नई प्रकार की जानकारी जो है कोर से रिलेटेड और क्या मिनरल्स वहाँ प्रेजेंट है उसके बारे में हमें मिल रही है। अब 2 स्टडीज़ में लिक्विड आयरन निकल कोर ऑफ मार्स, उसमें लगभग 150 किलोमीटर सिलिकेट रॉक प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले इसको इतना जानकारी नहीं थी, मिस इंटरप्रेट किया गया था। तो कुल मिला के अभी ये देखो इस मैप से, इससे आप ये डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करो कि सपोज़ करो कि ये जो है ये कोर है, इस कोर के चारों तरफ आपका सिलिकेट जो लेयर है वो प्रेजेंट है। ये स्टडी कहती है, बस इतना याद रखना है। और आज के समय में ये कहा गया कि जो ये कोर है इसकी साइज़ जो है वो स्मॉल है और इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत हाई है। और पहले इसका अपोजिट सोचा जाता था। और ये जो मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स का प्रपोर्शन है, मिनरल्स जो प्रेजेंट है वो भी हम सोचते थे डिफरेंट है। ये ध्यान में रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। वाई विल पुलिस स्टेशन इंस्टॉल डीएनए सिस्टम, ये टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है। ये आप नोट कर लो, पॉलिटी के अंदर आप नोट कर सकते हो, पुलिस रिफॉर्म और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और इन सब में क्या हम कर रहे हैं, या फिर टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, व्हाट रोल टेक्नोलॉजी कैन प्ले टू इंश्योर जस्टिस, ऐसा कुछ होगा तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो। या फिर डायरेक्ट ही प्रश्न आपसे ये पूछ ले। तो अभी देखो फिलहाल में द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट CRPI, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। और इस एक्ट के तहत अगर देखा जाए, इसके माध्यम से पुलिस और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो कलेक्ट कर सकती हैं, स्टोर कर सकती हैं, एनालाइज कर सकती हैं किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल को। बायोलॉजिकल सैंपल में DNA भी आएगा, रेटिना भी आएगा, आयरिस जो आपकी होती है वो भी आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखना, कलेक्ट, स्टोर एंड एनालाइज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल इंक्लूडिंग रेटिना एंड आयरिस स्कैन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज टू कलेक्ट, स्टोर एंड एनालाइज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स इंक्लूडिंग रेटिना एंड आयरिस स्कैन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। तो ये चीज़ किसके तहत कही गई है, दैट इज़ द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 का। अब इसमें पहले मैं जो प्रोसीड करूं उससे पहले मैं आपको कुछ कंटेंट बताना चाहूँगा, फिर उस एक्ट को हम लोग समझेंगे, उसकी लिमिटेशन को समझेंगे। ये चीज़ पेपर में नहीं दे रखी है। जैसे मान लो कहीं भी कोई क्राइम कंडक्ट होता है तो वहाँ पे कुछ मान लो किसी के हेयर, नेल्स या कोई भी फ्लूइड या कुछ भी ऐसा है तो उससे DNA एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ईजिली DNA आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो सपोज़ करो क्या है कि पहले तो आप क्या करोगे कि जो भी जगह है वहाँ से आपने एविडेंस जो है उसमें आपने क्या किया, आपने जो भी एविडेंस है वो कलेक्ट किया।
अब इसको कलेक्ट करने के बाद उससे आपने डीएनए निकाला। डीएनए निकालने के बाद डीएनए को कई फ्रेगमेंट्स में आप जो है तोड़ते हो, और एक आप मानो जैसे किसी कपड़े को काटने के लिए कैंची की ज़रूरत होती है, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ने के लिए, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ने के लिए आप एक एंजाइम का इस्तेमाल करते हो, उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका रोल क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि डीएनए को फ्रेगमेंट्स में काटने के लिए, छोटे छोटे टुकड़े में काटने के लिए ये जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें ऐसे अरेंज कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, और है ना, इलेक्ट्रिक करंट पास करके जो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए है उनको सेपरेट किया जाता है। फिर जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो जेल से एक शीट में ट्रांसफ़र की जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करके और डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जो है एक अरेंज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसको एक शीट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जैसे ये शीट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि फिर आप कह सकते हो कि इसकी पूरी स्टडी की जाती है, सारी चीज़ें, फिर इसको कंपेयर किया जाता है। मान लो किसी के बाल वहाँ मिल गए तो ये देखना कि क्या वो क्राइम जो किया है उसके तो नहीं है, किसी पे शक है तो उसके डीएनए से मैच किया जाएगा, ये चीज़ें की जाती है। तो ये हम इसे डीएनए एनालिसिस बोलते हैं, वी कॉल इट एज डीएनए एनालिसिस या डीएनए प्रोफाइलिंग टाइप शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप समझो कि हमने कहा कि हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसी सुविधा होनी चाहिए डीएनए एनालिसिस वाली। अब आप देखो इसकी लिमिटेशन क्या होगी, इतना सारा तामझाम, हमारे जो भी पुलिस पर्सनल्स हैं उनका सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाले क्वेश्चंस वन लाइनर टाइप जो होते हैं उनको करके फिर सिलेक्शन होगा, फिर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। अब उनसे अगर आप डीएनए एनालिसिस और इन सब एक्सपेक्ट करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नए रिक्रूटमेंट्स करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अलग से। पुलिस चौकियों की कई बार आप हालत देखो, वहाँ के वो लोग ही जाना पसंद नहीं करते, तो वहाँ पे कैसे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब लाना, स्किल्ड पर्सनल लाना, तभी चीज़ें इंप्लीमेंट हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस। अब इसमें देखो, इसमें एक टर्म और आ सकता है, इस एक्ट की वजह से कुछ टर्म्स हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। जनरली ये बहुत फेवरेट टॉपिक्स हो जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग सीखने का प्रयास करें। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये पूरा एक पीडीएफ सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो देख लेना। अब एक देखो, ये देखो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स बोलते हैं, कई बार पूछते हैं शॉर्ट, जैसे जो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए पूछ लिया, हमने पढ़ा था उसके बारे में। शॉर्ट टैंडम रिपीट्स क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो जो डीएनए है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसमें लगभग 2 से 7 जो बेस पेयर्स हों। ठीक है, मतलब मान लो एक होते हैं एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन और गियोनाइन। तो मान लो 2 से 7 आपके अगर छोटे छोटे ये बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे पूरे अरेंजमेंट को मतलब मान लो 1 2 या 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम शॉर्ट टैंडम रिपीट्स बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट सेगमेंट। इसके बाद होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें जो डीएनए सीक्वेंस है, जब सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स इन अ जीनोम सीक्वेंस इज अल्टर्ड, तो डीएनए सीक्वेंस वेरिएशंस दैट ऑकर व्हेन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है इन अ जीनोम सीक्वेंस इज अल्टर्ड। मतलब इसका क्या हुआ कि सर्टेन डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है और जीनोम के अंदर, जीनोम का मतलब सारी जितने भी जीन्स प्रेजेंट है उनका सम अप आप करोगे तो उन्हें हम जीनोम कहेंगे। तो जो भी आपकी ये सीक्वेंस प्रेजेंट है उसमें आप कह सकते हैं वेरिएशन ऑकर करेगा। और सिंगल न्यूक्लियोटाइड मतलब आप ये मानो कि जैसे एक दीवार है, इस दीवार कैसे बनती, दीवार बनती ईंटों की। ठीक है, ये ईंट होती है, ईंटों की। ऐसी डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनको बोलते हैं एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन और गियोनाइन। तो जब भी वेरिएशन इनकी चेंज की वजह से होगा, बदलाव हो जाएगा, तो हम अगर वो एक सर्टेन डीएनए सीक्वेंस है तो हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। फिर वो एक है लो टेम्पलेट डीएनए, जो कि लेस देन 200 पाइकोग्राम ऑफ डीएनए फाउंड इन अ सैंपल। जब बहुत ही छोटा सैंपल प्रेजेंट होता है तो उसे हम लो टेम्पलेट डीएनए कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो जो सेल्स है, मान लो जो हमारे शरीर में एक तरफ डीएनए न्यूक्लियस में होता है और एक तरफ डीएनए आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया जो कि आउटर साइड प्रेजेंट है वहाँ होता है, तो उसका डीएनए हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए बोलते हैं उसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स याद रखना है। फिर उसके बाद डीएनए मिथाइलेशन प्रोसेस होता है। डीएनए मिथाइलेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस जहाँ पे मिथाइल ग्रुप का एडिशन होता है साइटोटाइन और एडेनाइन डीएनए न्यूक्लियोटाइड में। मतलब मिथाइलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से, मतलब एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक ग्रुप है, अगर केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, दैट इज़ मिथाइल ग्रुप, उसको ऐड किया जाता है डीएनए में उसके स्टडी और कुछ चेंजेस को देखने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना है। अब देखो अब इस चीज़ को समझो। अब ये जो लेजिस्लेशन लाया गया था, तो यहाँ पे जो सीआरपीआई एक्ट है, इसने ब्रिटिश एरा आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर एक्ट 1920 इसको चेंज किया। ठीक है, और क्योंकि इसमें जो कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग फिंगर इम्प्रेशन, फुटप्रिंट इम्प्रेशन, फोटोग्राफ इसी तक सीमित था,
तो इसमें चेंज करके, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारी आई है उसमें हम चीज़ों को हमने ऐड किया, तो नए एक्ट के अंदर कई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को भी इंक्लूड किया गया है, इंक्लूडिंग कलेक्शन ऑफ डीएनए, उसकी प्रोफाइलिंग और ये सब करना भी आपका इंक्लूड किया गया। अब इसमें एनसीआरबी का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसका क्या रोल है, तो ये सेंट्रल बॉडी है जिसको सारा का सारा जो डीएनए सैंपल का रिकॉर्ड है स्टोर करना, प्रोसेस करना, शेयर करना, ये सारी उसकी जिम्मेदारी है। और मान लो कोई कन्विक्ट है, वो रिलीज़ हो गया, उसने क्राइम नहीं किया, तो उसके रिकॉर्ड को ख़त्म करना, ये सब इसी का एनसीआरबी का ही काम है। इंप्रेशंस जो है वो कहाँ लिए जाते हैं, पुलिस स्टेशन में लिए जाएंगे, क्योंकि एनसीआरबी तो हर जगह घूमेगी नहीं, तो एक लोकल लेवल पे कौन करेगा, पुलिस स्टेशन के अंदर किया जाएगा, जहाँ पे एक कॉमन डेटाबेस मैनेज होगा जो कि एनसीआरबी के द्वारा मेंटेन होगा। अब चैलेंज यही है कि पुलिस किस तरीके से करेगी, क्योंकि फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। एनसीआरबी ने ये तो हाईलाइट किया कि कैसे कैसे डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स कैसे हैंडल करना है, कैसे स्टोर करना है, ये सब एनसीआरबी ने हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन देखो वही चैलेंज है कि टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी वजह से अभी तक ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो ये है। दूसरा, प्राइवेसी एक बड़ा है कि जैसे प्राइवेसी एक बड़ा इशू है, राइट टू प्राइवेसी। अब वो डेटा स्टोर होता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो वो प्राइवेसी एक बड़ा चैलेंज बनता है। एंड इसमें डीएनए सैंपल्स, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, इनमें भी कई प्रकार के चैलेंजेस जो हैं खासतौर से प्राइवेसी को लेके आपके हाईलाइट किए जाते हैं। ठीक है। और दूसरा ये भी है कि जैसे मान लो कि कोई गलत तरीके से किसी को गलत तरीके से मान लो किसी को पे केस कर दिया और वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कोर्ट ने छोड़ दिया, तो फिर उसका जो डेटा है वो कैसे जाएगा, कौन डिस्ट्रॉय करेगा। ऑल्दो नोडल जो ऑफिसर्स हैं उनको रिक्वेस्ट डाली जाएगी और फिर वो उसको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन वो भी एक चैलेंज बन जाता है। फिर हैंडलिंग डीएनए सैंपल को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। स्टोरेज एक बड़ा कंसर्न है ना, वो ख़ास तौर से जो पॉक्सो एक्ट है उसके कंटेक्स्ट में देखा जाए। यहाँ पे ये भी कहा गया कि जनरली ये भी है कि कई बार डेटा सही से स्टोर ना किया, सेफ ना रखा, कोई यूज़ कर लिया, सैंपल कलेक्ट सही से ना किया गया, तो ये सब चैलेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेगा। ठीक है। तो सौरभ पांडे सीएससी ऐप को आप लोग डाउनलोड करें एंड काइंडली आज का टेस्ट अटेम्प्ट करें, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑन एडवांस करंट अफेयर्स। आज आपको करना ही है, प्लीज़ आलस नहीं करना है। सेकंड टेस्ट है आज रात को 9 बजे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगेन आई होप ये सेशन जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी ज़्यादा आप लोग को कोशिश करें कि अपनी तैयारी करते रहें। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को जरूर से लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।